हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एटम टू कॉस्मोस। आज हम पढ़ेंगे नए चैप्टर के बारे में जो कि होगा अबाउट ग्रेविटेशन। यहाँ पे हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन और इस चैप्टर को हम बहुत डीप में जाएंगे। ठीक है। सो बेसिकली इस सबसे पहले ग्रेविटेशन क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट हुआ ग्रेविटेशन। सो बेसिकली पहले न्यूटन बाबा थे अपने न्यूटन बाबा पेड़ के नीचे बैठे थे। ये बहुत क्या बोलते फेमस स्टोरी है, तो आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। तो क्या होता है कि एक बार वो पेड़ के नीचे बैठे होते तो एक एप्पल गिरता है। तो उनके पैर के यहाँ एक एप्पल गिरता है, तो वो सोच में पड़ता है कि भाई एप्पल ऊपर से नीचे क्यों गिरा। एप्पल ऊपर भी जा सकता था, ऐसे भी जा सकता था, राइट भी जा सकता था, वो नीचे ही क्यों गिरा, वो भी एकदम स्ट्रेट नीचे ही क्यों गिरा। तो उनके दिमाग में वो थियरीज बनने लगी कि भाई कुछ तो है इसके पीछे जो मुझे पता लगाना है। तो उन्होंने फाइंड किया कि कोई भी चीज हमेशा जब यहाँ से छूटती है तो एक फोर्स के साथ नीचे गिरती है, एक ग्रेविटेशन के साथ। उनको उन्होंने नाम दिया ग्रेविटेशन। इस फील्ड को हमने, इस थियरी को उन्होंने क्या नाम दिया, ग्रेविटेशन। तो कोई भी चीज गिरती है, ये क्या हुआ, फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब चीज गिरी, कहाँ गिरी, एट द सेंटर ऑफ द मास, सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब कोई भी चीज जब गिरती है तो वो एक बॉडी के सेंटर में जाके गिरती है। लाइक सपोज लेट देयर बी एन एग्जांपल। सपोज, ठीक है, ये एक अर्थ है। ठीक है, एक एग्जांपल है, ये एक अर्थ है। हम लोग यहाँ पे कॉर्नर्स पे या अंदर कहीं पे रह रहे हैं। ठीक है, ये बीच में जो होता है उसको बोलते हैं अर्थ कोर। ठीक है, तो कोई भी चीज जब यहाँ से गिरती है ना तो यहाँ से सेंटर के पास ही जाएगी। यहाँ से जब गिरेगी वो सेंटर के पास ही जाएगी, यहाँ पे भी गिरे तो सेंटर के पास ही जाएगी। अब हम इतने छोटे, अगर सपोज ये अर्थ हमारी इतनी छोटी दिख रही है इस पेज पे, तो सोचो हम कितने छोटे होंगे इधर। हम तो काफी छोटे होंगे। तो हमारे लिए अगर ये चीज ऐसे गिर रही है तो ये चीज सेंटर पे जा रही है, अर्थ के सेंटर पे जा रही है। सेंटर ऑफ द अर्थ इज अट्रैक्टिंग दिस। क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, मासेस अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली इसको बोलते हैं ग्रेविटेशन। व्हेन एनी सब्सटेंस फॉल विथ सम अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब ये जो अर्थ है, अर्थ का कोर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है विथ सम फोर्स। ठीक है, और ये क्या है, हर यूनिवर्स में ये फोर्स कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमेशा हर जगह पूरे यूनिवर्स में अट्रैक्ट ही करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब क्या, यूनिवर्स तो भाई बहुत बड़ा है। ठीक है, यूनिवर्स बहुत बड़ा है, तो पूरे यूनिवर्स में ये रूल, मतलब ये जो लॉ है, ये कहीं पे भी भेदभाव नहीं करता कोई। ये सबके लिए सेम है, हर बॉडी के लिए। दुनिया में जितनी भी बॉडीज प्रेजेंट है हर चीज के लिए ये लॉ सेम है, ये लॉ कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए इस रूल का क्या नाम दे दिया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और ये जो फॉल हुआ, मतलब ये जो चीज गिरी, इस रूल को क्या नाम दे दिया, ग्रेविटेशन। दिस इज नोन एज ग्रेविटेशन। ये ग्रेविटी का काम। ठीक है, तो ग्रेविटी क्या होती है, बेसिकली एनीथिंग दैट फॉल्स थ्रू द सेंटर ऑफ मास और टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास इज नोन एज ग्रेविटी। एंड इस लॉ को हम पढ़ेंगे अभी, जिसका नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ क्या होता है, दो बॉडीज होती है। ठीक है, ये क्या, इसको ले लेते हैं हम बॉडी वन, इसको ले लेते हैं हम बॉडी टू। ये टू बॉडीज है। ठीक है, इसका अपना अपना मास है, ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है। ठीक है, इसका डिस्टेंस है। हम लोग हमेशा कभी भी डिस्टेंस जब मेजर करते हैं कोई भी बॉडी का, तो मैंने बहुत सी जगह देखा है कि लोग ये गलती करते हैं कि लोग यहां से मेजर कर लेते हैं, ये पॉइंट से यहां से इतना मेजर करते कॉर्नर को। नहीं, दिस इज अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट। बिकॉज हम लोग जब कोई भी बॉडी जब फॉल होती है तो कहाँ अट्रैक्ट होती है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट और टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ और टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो इस बॉडी का सेंटर कहाँ हुआ, इधर हुआ। इस बॉडी का सेंटर कहाँ हुआ, इधर हुआ। तो इसका डिस्टेंस भी तो सेंटर से मेजर करेंगे, राइट। तो इसका डिस्टेंस कहाँ से मेजर होगा, यहाँ से सेंटर से मेजर होगा। तो हमारा इधर टोटल डिस्टेंस कितना है, डी। इस सेंटर से इस सेंटर तक हमने ले लिया डिस्टेंस, इसको डी ले लिया है। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितना है, डी। दोनों बीच के सेंटर के, बॉडी के सेंटर से डी है। ओके, एंड फोर्स, जब फोर्स भी अप्लाई होगा तो फोर्स भी तो सेंटर से अप्लाई होता है, राइट, बॉडी के सेंटर से अप्लाई होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे फोर्स कौन सा होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। कोई भी बॉडी, दुनिया में जितनी भी बॉडीज प्रेजेंट है, ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अभी यहाँ पे भी कोई भी दूसरी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये तीनों ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को
अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ। क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ। ये बॉडीज भी क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। अट्रैक्ट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। तो ये फोर्स और ये फोर्स, इधर से जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा, और इधर से जो फोर्स लगेगा वो, इस बॉडी से जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा, ठीक है। अभी इस बॉडी का जो फोर्स होगा वो तो पॉजिटिव होगा, राइट? पॉजिटिव एज इन, अभी देखो ये बॉडी अगर ऐसे फोर्स लगा रही है और ये बॉडी अगर ऐसे फोर्स लगा रही है, तो कोई ना कोई एक बॉडी का तो फोर्स नेगेटिव होगा। अगर हम इसको पॉजिटिव ले लेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस बॉडी पूरे सिस्टम में इस फोर्स का तो नेगेटिव होगा, है ना। अगर हम इसको पॉजिटिव ले लेंगे तो ये फोर्स नेगेटिव होगा। टू बी ऑनेस्ट, फोर्स नेगेटिव नहीं होता। अभी यहाँ पे भी क्या हुआ? डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव हुआ, राइट? डायरेक्शन, लाइक देखो ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है और ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब नेगेटिव डायरेक्शन। तो कैसा हो गया फोर्स? उसको हम लोग -F लिखेंगे अगर इसको हम डिनोट करें तो, ठीक है। वो हम बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम बेसिक लॉ समझ लेते हैं। ये लॉ हमें क्या कहता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें क्या कहता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। फोर्स क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्सेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट। तो चलो हम लोग फोर्स ले लेते हैं एक बार। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट। सपोज इसका मास ले लेते हैं हम m1 और इसका ले लेते हैं हम m2, ठीक है। तो इसका क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोलता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अभी आप बोलोगे कि ये स्क्वायर कहां से आया, ठीक है। ये स्क्वायर कहां से आया? फोर्स is inversely proportional to the square of distance between them. Inversely proportional to the square of distance between them. अभी ये distance है। अभी देखो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे स्क्वायर क्यों आया? डिस्टेंस है, डी ले सकते थे, यहाँ पे स्क्वायर लेने की क्या जरूरत? तो जब हम फोर्स का हम लोग जब मेजरमेंट कर रहे थे, जब फोर्स की थियरी ये लोग फाइंड कर रहे थे, ये ग्रेविटेशन की थियरी, तो इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की कि जब हम लोग फोर्स फाइंड कर रहे थे तो एक पर्टिकुलर कुछ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही थी, कुछ वैल्यू में डिफरेंशिएशन आ रहा था, कुछ अलग हो रहा था। तो उन्होंने फाइंड किया क्यों हो रहा है। तो अभी आपको भी तो कुछ चीजें देख के पता चलेगी ना कि भाई हम लोग अगर सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे एक गाड़ी है और इसको यहाँ तक पहुंचना है, ठीक है। तो हमको पता चलेगा कि हमको कितनी स्पीड से एक्सीलेटर देना है। बेसिक कैलकुलेशन होता है, राइट, हमारे दिमाग में कितनी स्पीड से हमें एक्सीलेटर देना है जिसकी वजह से हमारा एक गाड़ी यहाँ से यहाँ पहुंच सके, और यहाँ पे पहुंचने से पहले कब हमें ब्रेक अप्लाई करना है ताकि गाड़ी एग्जैक्टली यहाँ पे रुके। एक बेसिक कैलकुलेशन होती है। तो इसके बेसिक कैलकुलेशन जब कर रहे थे तो जब डी लगा रहे थे तो डी नहीं आ रहा था, क्या आ रहा था? डी स्क्वायर पे आ रहा था। तो इसलिए हमने क्या लगा दिया? यहाँ पे डी स्क्वायर लगा दिया। तो दोनों स्टेटमेंट क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ठीक है। तो अभी हम अगर दोनों को साथ में ले लें तो फोर्स की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी? फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? तो फोर्स की वैल्यू कुछ ऐसी आएगी, देखो। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ बोथ बॉडीज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या है? बेसिक फॉर्मूला है ऑफ ग्रेविटेशन और फोर्स, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट हम रीड करते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट हमें क्या बोलता है? ये स्टेटमेंट हमें कहता है कि एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल। मतलब ये जो पार्टिकल है ये इसे अट्रैक्ट करेगा और ये पार्टिकल जो है इसको ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। मतलब दोनों एक दूसरे को क्या करें? अट्रैक्ट करें, बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्स। तो एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल विद अ फोर्स, ठीक है। एक पर्टिकुलर फोर्स लगेगा विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट एंड देयर मासेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो बेसिकली ये क्या हुआ? हमारा ग्रेविटेशन, ठीक है। ये बेसिकली हमारा क्या हुआ? ग्रेविटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं कि हम लोग ने पहले भी पढ़ा था कि हम लोग जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, ठीक है, इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, स्क्वायर का डिस्टेंस, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे
प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल देता हूं तो मुझे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। लेट दैट कांस्टेंट बी जी, लेट दैट कांस्टेंट बी जी। ठीक है, अभी जी क्यों है? जी मतलब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ठीक है, ये जी क्या है हमारा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। सर ये जी क्यों लगाया हम लोगों ने? तो जी की एक पर्टिकुलर वैल्यू है जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, अभी जी खुद एक कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होगी, राइट? तो इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू थी हमने ये यहाँ पे इसलिए यहाँ पे ऐड की क्योंकि जब हम फोर्स को फाइंड कर रहे थे m1 m2 अपन डी स्क्वायर जब हम अप्लाई कर रहे थे तो कुछ वैल्यू थी जो अभी भी मिस हो रही, मतलब एग्जैक्ट नहीं आ रही थी, कुछ तो पॉइंट का वेरिएशन आ रहा था। तो हमने जी की एक वैल्यू फाइंड की। ठीक है, तो जी को हमने यहाँ पे पुट कर दिया एज अ कांस्टेंट। तो हम जब भी ये फॉर्मूला अप्लाई करते तो हमें फोर्स की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है इन द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, सो बेसिकली this was the short explanation about what universal law of gravitation is। इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है? ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, दोनों के अलग अलग मास है, दोनों का अगर एक फोर्स इधर लगेगा तो अगर दूसरा फोर्स उसके ऑपोजिट लगेगा तो एक माइनस एफ कहलाएगा। दो बॉडीज है। ठीक है, अभी हम इसी को आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका आगे नाउ दिस इज द मेन थिंग, ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? जी इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने जो यहाँ पे ये जो जी फाइंड किया था ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अभी दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ये क्या करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ एक्ट होता है? ठीक है, इट एक्ट्स बिटवीन टू मासेस। ठीक है, दो मासेस है मतलब दो बॉडीज है, इन दोनों को क्या करता है? ये अट्रैक्ट करता है एक दूसरे की तरफ, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, हमने एक फोर्स, अगर इस बॉडी का फोर्स क्या है? F1, तो इस बॉडी का नेगेटिव होगा F2। ठीक है, नेगेटिव क्या शो करता है यहाँ पे? डायरेक्शन शो करता है कि कौन सी डायरेक्शन में नेगेटिव है, राइट? तो ये क्या बेसिकली शो करता है? डायरेक्शन। अगर एक फोर्स पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो इसका हमें क्या फॉर्मूला आया? जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, जहां पे F1 क्या है? फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट 1। ठीक है, F2 माइनस F2 फोर्स बाय ऑब्जेक्ट 2, m1 मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1, m2 मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2, d डिस्टेंस बिटवीन देम, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये हमारा क्या है? g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी g की वैल्यू क्या थी? g की वैल्यू थी 6.67 इंटू 10⁻11। ये हमारी जी की कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, हम अगर यहाँ पे कोई मास दिया हो, ठीक है, मास मतलब केजी। ठीक है, हमारे यहाँ पे कोई भी केजी में या फिर ग्राम्स में कुछ दिया हो, कोई वेट पर्टिकुलर दिया हो, तो दोनों इधर अप्लाई कर देंगे, डिस्टेंस अप्लाई कर देंगे, ग्रेविटेशन की ये वैल्यू अप्लाई कर देंगे तो हमारा एग्जैक्ट फोर्स का क्या बोलते हैं? वैल्यू आ जाएगा, एक यूनिट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, एक मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अभी यहाँ पे इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी सर? इसकी ऐसा यूनिट मतलब फोर्स है, फोर्स का तो न्यूटन होता है, ग्रेविटेशन का हमको फाइंड करना है तो हम लोग इसको रीअरेंज कर देते हैं सर। ठीक है, कर दो, फिर जी इधर ले लिया तो इनको सब इधर इधर भेज दो। अभी फोर्स है इधर, ठीक है, फोर्स के पास डी स्क्वायर गया अपॉन m1 m2 नीचे चला गया, m1 इंटू m2, इनको रीअरेंज कर दिया बेसिकली। ठीक है, ये फोर्स को ले लेते हैं और ये वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, इक्वल कोई भी एक ले लो, जी ले लिया, F। अभी फोर्स, फोर्स का क्या था? हमने पहले पढ़ा था, याद करो याद करो याद करो। फोर्स का क्या आता है? न्यूटन। यस राइट, न्यूटन। अब डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या आता है? मीटर। ठीक है, डिस्टेंस मीटर स्क्वायर अपॉन m1 m2 क्या है? मास। मास क्या होता है? केजी, केजी स्क्वायर। दो मासेस है ना, m1 m2, केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया? इसकी एसआई यूनिट आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये क्या है? इसकी एसआई यूनिट। किसकी? ग्रेविटेशन की। ग्रेविटेशन की वैल्यू क्या थी? 6.67 इंटू 10⁻11। अभी ये ग्रेविटेशन जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कहीं चेंज नहीं होती, हर जगह ये कांस्टेंट ही रहती है। तो कांस्टेंट मतलब कुछ लोग बोलेंगे सर अगर मास ज्यादा हो गया, सर अगर बॉडी का साइज शेप ज्यादा हो गया, सर क्या मतलब चेंज हो सकता है क्या फोर्स? मतलब नहीं, ये कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, देखो इट्स वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ, ये इंडिपेंडेंट लिखा था मैंने बट थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, एडजस्ट कर लो भाई थोड़ा सा। इट्स वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, डजंट मैटर कौन से मीडियम में। ठीक है,
अभी तुम बोलोगे सर स्पेस में एस्ट्रॉइड्स वगैरह जो है उन पे तो सर कोई फोर्स नहीं लग रहा, नहीं वहां पे भी फोर्स लग रहा है। वो उसका जो यूनिवर्स, ठीक है, हमारा अर्थ तो इतना ही है लेकिन ये यूनिवर्स तो इतना बड़ा है, हम तो प्रिज्यूम भी नहीं कर सकते, एज्यूम भी नहीं कर सकते कि भाई कितना बड़ा हो सकता है। तो वो भी अट्रैक्ट हो रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। इसलिए तो एस्ट्रॉइड्स मूव करते रहते हैं, ठीक है। एस्ट्रॉइड्स को कभी भी देखना कोई भी स्टेबल नहीं होगा, वो मूव ही करते रहेंगे, ऐसे 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 पूरे यूनिवर्स में घूमते रहेंगे। और क्या हो रहा है, वो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सन, मतलब सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। अर्थ भी सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। कोई भी बॉडी हो डजंट मैटर, कोई भी मीडियम में हो डजंट मैटर, स्पेस में हो, लो ग्रेविटी हो, मून पे हो, मार्स पे हो, सैटर्न पे हो, अर्थ पे हो, डजंट मैटर, कोई भी मीडियम हो, इट इज इंडिपेंडेंट, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। साइज, ये छोटा है, सॉरी ये बड़ा है और ये छोटा है, इन दोनों पे अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चाहिए, नहीं दोनों पे सेम लगेगा। अगर आप देखोगे कि ये और ये दोनों को मैं सेम टाइम पे छोड़ू तो दोनों सेम टाइम पे जमीन पे गिरते हैं, ठीक है, दोनों सेम टाइम पे जमीन पे गिरते हैं। क्यों? बिकॉज दोनों पे सेम टाइप ऑफ फोर्स लग रहा है और इसकी फोर्स की ग्रेविटेशन की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एज वेल। मास, दोनों का वजन भी तो अलग अलग था, ठीक है, वेट भी तो अलग अलग था, तो वेट पे भी डिपेंड नहीं करती है। शेप ऑफ द बॉडी, अभी शेप्स भी अलग अलग है दोनों के, डजंट मैटर, ये क्या है, किसी पे डिपेंड नहीं करती है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल। इंस्टेड ये कह सकते हैं कि इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, दिस वैल्यू नेवर चेंजेस एंड दिस इज नोन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल G is known as universal law of constant and this is the value of G. Okay, so that's it for today guys. If आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो यार, उनको भी डाउट क्लियर करो, एग्जाम में पास करवाओ, ठीक है। सो और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट्स हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स।